हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले एमसीक्यूज देखेंगे, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए, पहला एमसीक्यू का क्वेश्चन है, हु अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन टू मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल्स। तो जो असेंबली लाइन है जो आजकल हर एक प्रोडक्ट में चलती है, वो पहले कार में स्टार्ट की गई थी हेनरी फोर्ड के द्वारा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेम द प्लेस एंड द ईयर ऑफ यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। तो यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रेटन वुड्स, न्यू हेम्सफेयर, यूएसए 1944 में। What was the outcome of Bretton Woods conference? It led to the establishment of, तो देखो जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और उससे बना था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। Why did China become an attractive destination for multinational companies? तो इसका आंसर देखिए, बिकॉज वेजेस वर वेरी लो इन चाइना। क्योंकि चाइना में बहुत ही सस्ते दाम पर काम करने के लिए लोग तैयार थे, इसलिए MNCs पूरी दुनिया से जो है फैक्ट्रीज कंपनियां गई चाइना में ताकि उनको चीप लेबर मिल सके, सस्ते दर पर काम करने वाले लोग। फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन लेड टू हायर इनकम। 19th सेंचुरी के टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया था ब्रिटेन में और वहाँ से मतलब काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ लगी, बहुत ज़्यादा लोगों को काम मिला, तो लोगों की इनकम बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ एन इफेक्टिव राइट टू वीटो ओवर की IMF एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजन। तो राइट टू वीटो किसके पास है? USA के पास है, IMF और वर्ल्ड बैंक में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट है इनके पास है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट मेनली इन यूरोप। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर दोनों मेनली यूरोप में ही हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरी दुनिया में ही फैली हुई थी, बट स्टिल यूरोप में काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट्स थे और सेकेंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन इन अफ्रीका वॉज डायरेक्टली लिंक्ड टू इम्पीरियल प्रोजेक्ट्स, यानी कि कब्जा करने के लिए, वहाँ पर अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए अफ्रीका में जो है गए थे यूरोपियन देश। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ नॉलेज। ट्रैवलर्स जो है लंबी लंबी यात्राएं करते थे ज्ञान की तलाश में। कॉमन फूड्स लाइक पटेटोज, ग्राउंड नट्स, मेज, टोमेटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटोज वर प्रोड्यूस्ड इन यूरोप। ये हमने कुछ 10 MCQs देखे। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिंडर पेस्ट और द कैटल प्लेग। जो रिंडर पेस्ट था, कैटल प्लेग था, उसके क्या क्या असर पड़े थे? तो इन द लेट 1880s Africa was hit by rinderpest, a devastating cattle disease. As rinderpest spread, it killed 90% of the cattle, which in turn destroyed African livelihood. तो काफ़ी सारे कैटल्स यानी कि गाय भैंसे मर गई थी और इसकी वजह से वो लोग गाय वगैरह के दूध पर ही निर्भर करते थे, तो काफ़ी ज़्यादा खराब हालत हो गई थी अफ्रीका की उस समय। Whether little cattle resources remained were monopolized by planters, mine owners and colonial government. तो थोड़े बहुत जो कैटल वगैरह बचे, वो जो प्लांटर्स थे या बाहर से आए हुए विदेशी लोग थे या जो जैसे साम्राज्यवादी थे, जैसे यूरोपियंस आए हुए थे अफ्रीका में, बाहर के लोगों ने पूरे रिसोर्सेज पर फिर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन कॉज ऑफ राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन यूरोप। तो भाई मास प्रोडक्शन कंजम्पशन यूरोप में क्यों बढ़ा? तो इसका आंसर है, आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल इन द ईयर्स आफ्टर द वॉर द US इकोनॉमी रिज्यूम्ड इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द अर्ली 1920s। भाई US में ग्रोथ आ गई थी। मास प्रोडक्शन बिकम अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम ऑफ 1920s क्रिएटेड द बेसिस फॉर प्रोस्पेरिटी इन US। In 1923, US resumed exporting capital to the rest of the world and became the largest overseas lender। तो देखो US ने क्या किया, US बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा घर बन रहे थे और वो पूरे दुनिया के लोगों को लोन भी दे रहा था, पूरे देशों को लोन दे रहा था, इसलिए यूरोप में भी थोड़ा चीज़ें ठीक होने लगी क्योंकि उसको USA से लोन मिलने लगा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के क्या कॉजेज थे? एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन, indebtedness, withdrawal of US loans affected much of the rest of the world. The US was also industrial country most severely affected by the depression. तो भाई एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोडक्शन हो गया था, लोगों की नौकरियां छूट गई थी क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था, लोगों के पे कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया था, US ने जो लोन बांट रखे थे वो लोन वापस ले लिए थे और इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर थी इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम पर।
नेक्स्ट है राइट द फीचर्स ऑफ इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। तो बंधुआ मजदूर जो थे इंडिया से अलग अलग देशों में गए थे उसके बारे में बताना। इन इंडिया इंडेंजर्ड लेबर्स वर हायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट विच प्रॉमिस रिटर्न ट्रैवल आफ्टर दे हैड वर्कड 5 years ऑन द एम्प्लॉयर्स प्लांटेशन। मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे ले जाते थे कि 5 साल में आप लोगों को वापस ले आएंगे। मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन इंडेंजर्ड माइग्रेंट्स व द करेबियन आइलैंड मॉरिशस फिजी। तो तभी यहाँ पर बहुत सारी हिंदू पॉपुलेशन है, इंडियन पॉपुलेशन है, करेबियन आइलैंड, फिजी, मॉरिशस, क्योंकि वहाँ पर इंडियंस को लेबरर्स की तरह ले जाया गया था। रिक्रूटमेंट वॉज डन बाय एजेंट्स एंगेज्ड बाय एम्प्लॉयर्स एंड पेड स्मॉल कमीशन। तो रिक्रूटमेंट जो है वो एजेंट वगैरह करते थे, उन एजेंट्स को छोटा मोटा कमीशन मिल जाता था और लोगों को ज़बरदस्ती वो काम के लिए भेज देते थे झूठी झूठी टर्म्स एंड कंडीशंस पे कि तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ नहीं मिलता था। ऑन द अराइवल एट द प्लांटेशन लेबरर्स फाउंड लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन वेरी हार्श and there were few legal rights. Most indentured laborers stayed on after their contracts ended or returned to their new homes after a short spell in India. तो ज़्यादातर जो इंडेंजर लेबर थे वो वहीं पर रह गए अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी, क्योंकि उनके पास मतलब इंडिया में भी कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, तो वो वहीं पर ही रह गए और काम वाम करने लगे। नेक्स्ट है देखो, व्हाट वर द ब्रिटेन वुड्स सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन। तो ब्रिटेन वुड्स सेटलमेंट इंस्टीट्यूशन क्या थे? तो मेन एम ऑफ द पोस्ट वार इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम वॉज टू प्रिजर्व इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। इट्स फ्रेमवर्क वॉज अग्रीड अपन at the United Nations Monetary and Financial Conference held in July 1944 at Bretton Woods in New Hampshire, USA. IMF and World Bank are referred as Bretton Woods Institution or the Bretton Woods Twins. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई Bretton Woods Twins क्या हैं। तो IMF वर्ल्ड बैंक है, Bretton Woods Twins। तो IMF वर्ल्ड बैंक ये Bretton Woods Twins हैं, न्यू हैम्पशायर 1944 में ये बने थे। तो ये थे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम लोगों ने एमसीक्यूज भी देखे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखे इस चैप्टर से रिलेटेड। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।